हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। अब इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हमारे क्या होते हैं, तो माइंड में एक बात आता है कि क्या ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल लॉ हमारा बेस्ड होता होगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे सोर्स की। सोर्स जो इंटरनेशनल लॉ का हमारा मेन सोर्स जिसको हम कह सकते हैं, हम सीरीज बाय सीरीज बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के बारे में। मेनली हमारे जो होते हैं 6 सोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल लॉ के। फर्स्ट सोर्स जो हम कंसिडर करेंगे वो हमारा रहेगा इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो क्या होता है हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रीटीज़? गाइस, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक जनरल नॉलेज हम कह सकते हैं, एक जनरल साइंस हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हमारी होती है। कोई भी एक नेशन अगर यदि या कोई भी एक स्टेट अगर यदि दूसरे स्टेट के साथ में किसी भी प्रकार का कोई करस्पॉन्डेंस करता है, किसी भी टाइप का कोई करस्पॉन्डेंस करता है, तो वो एक किसी एक ट्रीटी के थ्रू करता है या उनके बीच में कोई एक एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट हमारा ट्रीटी कहलाता है। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हमारी क्या होती हैं? तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हमारी होती है वो एक मेन सोर्स होती है किसी भी इंटरनेशनल लॉ का। अब जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटी के बारे में कि ट्रीटी हमारा क्या होता है, तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में किसी भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को हम ट्रीटी कहते हैं। अब ट्रीटीज़ हमारी क्या होती है? तो ट्रीटी हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी होती है ट्रीटी इन लॉ, या जिसको हम कह सकते हैं लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, और दूसरा हमारा होता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ हमारी क्या होती है? तो वो ट्रीटीज़ या ऐसी ट्रीटीज़ जिससे हमारा कोई एक लॉ एस्टेब्लिश होता है। अब लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ भी अगेन दो टाइप की होती है। फर्स्ट, वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ जो यूनिवर्सली सभी स्टेट्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, या जिसके प्रोविजंस सभी स्टेट्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होती हैं, उसको हम लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ एप्लीकेबल होली ऑन एवरी स्टेट हम कह सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हम चार्टर देखते हैं। दूसरी हमारी लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ का टाइप होता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं? तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में होता है, एक्चुअल में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसे हमारे ट्रीटी एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल लॉ के जनरल रूल्स और प्रोविजंस को क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। जेनेवा कन्वेंशन 1958 में लॉ ऑफ सीज को लेकर के हमारा जो हुआ था, तो उसको हम लोग ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के जनरल प्रोविजंस को या जनरल रूल्स को क्रिएट करते हैं। तो ये हम लोगों ने बात करी इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ के बारे में, जो पहला हमारा सोर्स था इंटरनेशनल लॉ का। सेकेंड सोर्स हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल कस्टम्स। अब जैसा कि आज हम लोग जानते हैं, कस्टम्स भी हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लॉ के सोर्स को लेकर के। सिमिलरली ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ के सोर्स में भी हमारे इंटरनेशनल कस्टम्स हमारे हैं। अब इंटरनेशनल कस्टम्स हमको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे कहेंगे कि इंटरनेशनल कस्टम्स है? फॉर एग्जांपल, कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में जो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है, फॉर एग्जांपल एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, कि कोई भी एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में किस तरीके से रिलेशन को आगे रेगुलेट कर रहा है, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसके क्या कस्टम्स हैं, किस तरीके से वो उसको इनवाइट कर रहा है, किस तरीके से वो किसी भी ट्रीटी में उसको हैंडल करता है अनदर स्टेट को, तो वो हमारे इंटरनेशनल कस्टम्स में आ जाएगा। जिसमें पहला पॉइंट था हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सेकंड, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट की मिलिट्री हो गई, या जो हमारा एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो हमारे क्या कस्टम्स फॉलो करता है, क्या वो कस्टम्स दूसरे स्टेट में भी सिमिलर फॉलो हो किए जाते हैं? अगर यदि किए जाते हैं तो उसको एक मेन सोर्स कहा जा सकता है इंटरनेशनल लॉ का। तो सेकंड हमारा जो सोर्स हो गया वो हमारा हो गया इंटरनेशनल कस्टम्स। थर्ड हम बात करेंगे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट्स। दैट मीन्स कोई भी सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं उसमें जो हमारे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कोई भी अगर यदि हम एक स्टेट की बात करें उसमें लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं, क्या वो अनदर स्टेट्स में भी सिमिलरली फॉलो किए जाते हैं, या नियर बाय फॉलो किए जाते हैं? क्या उन दूसरे स्टेट्स में भी जो लॉ के जो प्रिंसिपल्स किसी एक स्टेट में अप्लाई किए जा रहे हैं उसके सिमिलर नेचर में दूसरे स्टेट्स में भी फॉलो किए जा रहे हैं? और अगर यदि किए जा रहे हैं तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का एक मेन सोर्स की तरह हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट।
अब हम लोग फोर्थ सोर्स के बारे में बात करेंगे, डिसीजन ऑफ जजेस और आर्बिटर ट्रिब्यूनल। तो जो भी हमारे जजेस के डिसीजंस होते हैं, जैसे हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा हो गया, या जैसे हम कह सकते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का हमारा जजमेंट हो गया, ठीक है। स्टेट के जजेस के हमारे जो डिसीजंस रहते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जजमेंट हमारे जो रहते हैं, तो वो भी हमारा एक मेन सोर्स की तरह काम करते हैं इंटरनेशनल लॉ का। फिफ्थ हम लोग बात करेंगे अनदर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, ज्यूरिस्टिक वर्क्स। ये भी हमारा एक ओके तो अब हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्यूरिस्टिक वर्क के बारे में, तो ज्यूरिस्टिक वर्क जो हमारा रहता है, अलग अलग ज्यूरिस्ट जो रहते हैं या रिटायर्ड जजेस रहते हैं, किसी मैटर के ऊपर अगर यदि हमारे पेपर बनाते हैं या पेपर पब्लिश करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लॉज में हमने पढ़ा है, हिंदू लॉ में हमने पढ़ा है कॉमेंटरीज एंड डाइजेस्ट के बारे में। सिमिलरली ऐसे ही जो ज्यूरिस्ट हमारे जो कॉमेंटेटर्स रहते हैं, वो जो हमारे डिसीजन देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो भी हमारा एक बेसिक सोर्स की तरह कंसिडर किया जा सकता है इंटरनेशनल लॉ का। सिक्स्थ और फाइनल हम जो मेन सोर्स की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ की, तो सिक्स्थ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जिसको हम कहेंगे, वो हमारा रहेगा डिसीजन और डिटर्मिनेशन गिवन बाय द ऑर्गन्स ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑर्गन्स हमारे क्या हो सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के मेनली ऑर्गन में आएगा हमारा आईसीजे, दैट मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो जो हमारे डिसीजन प्रोवाइड करेगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो मेंबर जो यूनियमसली जो हमारे डिसीजंस लेंगे, ओके, जो हमारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे किसी चीज़ के ऊपर हमारे डिसीजन लेंगे, तो हमारा मेन सोर्स में कंसिडर किया जा सकता है इंटरनेशनल लॉ के। अदर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में फर्स्ट हमारा आएगा जैसे स्टेट या इंटरनेशनल कॉमिटी। फर्स्ट हम कहेंगे इंटरनेशनल कॉमिटी। हम इसको एक अनदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में ले सकते हैं। तो इंटरनेशनल कॉमिटी हमारी क्या होती है कि इफ वन स्टेट courteously behave with another state, then it is a well known fact that another state will also behave courteously with that state and with more courteously। अगर यदि कोई एक स्टेट शिष्टाचार के साथ में किसी अनदर स्टेट के साथ में बिहेव करेगी, तो अनदर स्टेट भी उससे और ज़्यादा शिष्टाचार के साथ में उस स्टेट के साथ में बिहेव करेगी। तो एक इंटरनेशनल कॉमिटी भी हमारा एक अनदर सोर्स की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ का। अनदर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में सेकेंड सोर्स हम कह सकते हैं स्टेट पेपर्स। आजकल हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम लोग देखें तो काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे हमारे स्टेट्स हैं, और हर एक स्टेट की प्रॉब्लम दूसरे स्टेट के थ्रू हमारी सॉल्व करी जा सकती है, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है। कोई भी एक छोटी सी अगर यदि हमारी कुछ चीज़ किसी कंट्री के कोने में होती है, तो वो हर एक स्टेट्स में फैल जाती है। इस वजह से स्टेट्स के रिलेशन के कारण किसी भी एक स्टेट की प्रॉब्लम को दूसरे स्टेट के थ्रू हमारा सॉल्व किया जा सकता है थ्रू स्टेट पेपर्स। थर्ड हम लोग अनदर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हम देखेंगे, फर्स्ट तो हमारा हो गया इंटरनेशनल कॉमिटी, सेकंड हमारे हो गए स्टेट पेपर्स, और एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय स्टेट टू देयर ऑफिसर्स। जो भी स्टेट्स अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शन देता है, तो वो डायरेक्शन किस बेसिस पे दिया गया है, उसको भी हम एक तरीके से सोर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए। फोर्थ हमारा अनदर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमारा आएगा इक्विटी की, इक्विटी एंड जस्टिस। तो जो हमारे डिसीजंस होते हैं या जो हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस हम जो फॉर्म करते हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए, वो इक्विटी एंड जस्टिस के बेसिस पे हमको करना चाहिए। अनदर हमारा सोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ का, वो हमारा रहेगा रीज़न। रीज़न यानी युक्ति, यानी किस बेसिस पे हम इंटरनेशनल लॉ को क्रिएट कर रहे हैं, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, क्या उसका बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी नेचर रहेगा, और उसको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो मेनली वो जो रीज़न रहता है, वो रीज़न हमारा क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ का हमारे एक सोर्स की तरह कंसिडर किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारे थे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रीटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रीटी हमारी क्या होती है, ट्रीटीज़ हमारी कितनी टाइप की होती है, और ट्रीटीज़ को बाइंडिंग नेचर के लिए हमारे क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो उसका बाइंडिंग नेचर बनाती है ट्रीटी का, और ट्रीटी हमारी कब कब टर्मिनेट हो सकती है। तो ये लोग हम ये चीज़ सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।